Good evening, dear students. So let us today concentrate on a new paper and a new chapter altogether, right? Today the paper that we will be discussing, that is the paper on comparative government and politics. Okay, this is the paper that you didn't do earlier. This is a new paper, and also the topic that I shall be discussing with you is a new topic, right? So first of all, let me introduce the पेपर comparative government and politics. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम डिफरेंट देशों के गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच कंपेयर करते हैं, तब उसे कहते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये एक डिसिप्लिन के तौर पे बहुत पहले से ही मौजूद है। आप लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़े हैं या फिर शायद पढ़ेंगे, जहाँ पे इस डिसिप्लिन का पैदाइश कैसे हुआ, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ और कैसे जाके ये आज के स्टेज में पहुँचा, इस बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। फ़िलहाल हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में सिर्फ यही जानकारी अपने जहन में रख ले कि जब बहुत सारे देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स और गवर्नमेंट के बीच हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना। तो अगर अमेरिका के लेजिस्लेचर का नाम है कांग्रेस, तो चाइना की लेजिस्लेचर का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो अमेरिकन कांग्रेस के साथ चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिसिमिलैरिटीज़ है? ठीक उसी तरह ब्रिटेन की जो लेजिस्लेचर जिसका नाम है पार्लियामेंट और अमेरिका का जो लेजिस्लेचर कांग्रेस, इन दोनों का कामकाज कैसा है, इन दोनों के बीच सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, डिसिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। तो ऐसे कंपैरिजन करना वही है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का काम। मतलब जब हम डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नमेंट्स के बीच, पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच कंपेयर कर रहे हैं, तो एक देश का लेजिस्लेचर दूसरे देश के लेजिस्लेचर से कहाँ कहाँ मिलता जुलता है, या फिर एक देश की लेजिस्लेचर दूसरे देश की लेजिस्लेचर से कहाँ डिफरेंट है, तो ये सब देखना इस सब्जेक्ट का काम है। तो हम जिस चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वो है डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, राइट? different approaches to the study of comparative government and politics। मतलब comparative politics और government को समझने के लिए कौन कौन सा approaches हम लोगों को जानना है। तो जिस approach से हम लोग अपनी discussion की शुरुआत करेंगे उसका नाम है the institutional approach to the study of comparative politics। तो इंस्टीट्यूशन मतलब आप सब जानते हैं प्रतिष्ठान, और जब पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग प्रतिष्ठान या इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो हम कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं? लेजिस्लेचर यानी कि आईन सभा जहाँ पे कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि शासन विभाग जहाँ पे लेजिस्लेचर द्वारा बनाए हुए कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जुडिशियरी यानी विचार व्यवस्था, अदालत व्यवस्था जहाँ पे लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए और एग्जीक्यूटिव द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है, कानून को वायलेट करता है, तो वायलेट करने वाले व्यक्ति को सज़ा मिलता है। ओके, तो ये जो ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों को आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस।
इसके अलावा भी प्रेशर ग्रुप्स है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, जैसे कॉलेज में ट्रेड यूनियन है। तो ट्रेड यूनियन क्या है? वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। फिर कॉमर्स में मतलब ऑफिसेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वो भी एक इंटरेस्ट ग्रुप है और एक इंस्टीट्यूशन है। तो जब हम इन इंस्टीट्यूशंस के कामकाज को विचार करके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक एनालिसिस, एक अंडरस्टैंडिंग निकालने की कोशिश करते हैं, तब उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए जब हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम की इंस्टीट्यूशंस के कामकाज, इंस्टीट्यूशंस कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा जोर डालते हैं, तब जाके इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बनता है। तो चलिए, आप लोगों को मैंने जो नोट मेल करके भेजी है, उस नोट को निकालिए, उस नोट को खोलिए और पढ़िए। देखिए, कहा जाता है कि pioneering work was done in comparative politics by Hermann Feiner, जिनका किताब का नाम है थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स 1932, एंड कार्ल फ्राइडरिक, जिनका किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1932। तो कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स ने जिन लोगों ने पायोनियरिंग काम किया था, पायोनियरिंग का मतलब जिनका काम काफ़ी मशहूरता प्राप्त हुआ है और जिनके काम के बुनियाद पर ही कॉम्पैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को जाना जाता है, समझा जाता है। वैसे दो मशहूर स्कॉलर्स हैं, हरमान फाइनर और कार्ल फ्राइडरिक। इनके किताबों के नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है। Grounded in liberal constitutional theory, they studied the formal institutional structures with emphasis on their legal powers and functions। तो इन दोनों शख्स ने, हरमन फाइनर और कार्ल फ्राइडरिक ने क्या किया था? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के बुनियाद पर, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी मतलब वो थ्योरी जो लिबरलिज्म में यकीन रखता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में यकीन रखता है, यानी कि डेमोक्रेसी। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी मतलब जो भी थ्योरी डेमोक्रेसी ओरिएंटेड है, डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। तो ये दो स्कॉलर्स डेमोक्रेसी और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बुनियाद पर कई सारे देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स के इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाना, समझा और इन इंस्टीट्यूशंस के जो लीगल पावर्स और फंक्शंस थे उनका बीच एक कंपैरिजन किया, एक तकाबली मुताला किया। These works formed part of the studies on comparative government or foreign constitutions and were considered relevant to the elitists' effort in institutional building in various countries। तो इन लोगों का जो काम था, उन कामों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया और जब भी किसी ने कंपैरेटिव गवर्नमेंट पर कोई भी थ्योरी बनाया या कोई भी किताब लिखा या फिर फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई थ्योरी बनाया, तो सभी का बेसिस हुआ करता था हरमान फाइनर और कार्ल फ्रेडरिक द्वारा लिखे गए ये किताबें और उनके बनाए गए थ्योरीज। तो इन दोनों का थ्योरी क्या था कि सभी देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब इंस्टीट्यूशंस की लीगल पावर्स क्या है, लीगल फंक्शंस क्या है, उनको विचार करके इनके बीच एक कंपैरेटिव स्टडी करना। उसके बाद देखिए, इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अपीयरिंग एज इट डिड टू एम्फसाइज इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एक्वायर्ड इम्पोर्टेंस, एक्वायर्ड प्रोमिनेंस। तो जो सब देश नए नए इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनकर आ रहे थे,
मतलब यहाँ पे मेनली थर्ड वर्ल्ड नेशंस की बात हो रही है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देश जो कि किसी न किसी यूरोपियन या अमेरिकन पावर द्वारा कॉलोनाइज्ड हुआ करता था कभी एक वक्त में। तो 1960s, 70s और 80s में जब ये सब एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन स्टेट्स इंडिपेंडेंट होकर सॉवरेन स्टेट्स बनकर आ रहे थे दुनिया की मंच पर, तभी इन देशों ने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को अपना लिया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की एक अप्रोच के हिसाब से। ओके, द मेन फोकस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाज, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का जो मेन सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था? ए, लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर एक राष्ट्र के पॉलिटिकल सिस्टम की जो कानून, लॉज और वहाँ के संविधान में क्या क्या विधान और लॉज लिखे गए हैं, ये सब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का पढ़ने का और जानने का विषय हुआ करता था। नंबर बी, हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। हर एक राष्ट्र जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के ज़रिए पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें वहाँ के गवर्नमेंट का हिस्ट्री स्टडी करना है। किस लिए? In order to understand the manner in which sovereignty, jurisdictions, legal and legislative instruments evolved in their different forms. तो ये जो आइन सभा है, ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो अदालतें हैं, ये किस तरह से एक धारावाहिक तौर पे एक इवोल्यूशनरी स्टेज पार करके पैदा हुआ, काम कर रहा है, ये सब जानने के लिए एक राष्ट्र की पॉलिटिकल सिस्टम की इतिहास जानना ज़रूरी है और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इस इतिहास पर जोर डालती है। फिर नंबर सी देखिए, द मैनर इन विच द स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनड which included the study of distributions of power and how these manifested themselves in relation between nation and the state, center and local government, administration and bureaucracy, legal and constitutional practices and principles. मतलब स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है? मैंने पहले भी कहा, गवर्नमेंट कुछ स्ट्रक्चर्स या इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद पर काम करती है, जैसे लेजिस्लेचर या आइन सभा, जुडिशियरी यानी कि विचार व्यवस्था, एग्जीक्यूटिव यानी कि शासन व्यवस्था। तो किस मैनर से, किस तरह से, कौन सा तरकीब अपनाकर ये सब स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं, इन सब में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कौन ज़्यादा पावरफुल है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी या लेजिस्लेचर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड हाउ दीज मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स in relation between the nation and the state, center and the local government, administration and bureaucracy. bureaucracy का मतलब आप लोग जानते हैं, आमला तंत्र। ओके, मतलब जो सब लोग गवर्नमेंट में मंत्रियों के सेक्रेटरी बनकर, उनके पर्सनल असिस्टेंट बनकर काम करते हैं, उन सबको कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको याद नहीं है तो फिर से बता देते हैं कि एग्जीक्यूटिव शासन विभाग जो है उसका दो पहलू है। शासन विभाग का दो डिवीज़न है, एक है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे मंत्री लोगों को बिठाया जाता है, और दूसरा है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स लोग बैठते हैं। मतलब ये लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं, इनको एग्ज़ाम्स देकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पास होकर नौकरी मिलती है। तो सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट जो मंत्रियों के लिए स्पीच लिखते हैं, उनके लिए प्रपोज़ल लिखते हैं, ये सब लोगों को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी।
तो ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन में संपर्क क्या होना चाहिए, केंद्र और कॉन्स्टिट्यूएंट जो राज्य है उनके बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, फिर लोकल गवर्नमेंट्स जैसे पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके साथ केंद्र सरकार का क्या संबंध होना चाहिए, ये सब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को पढ़ना है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का काम है इन सब विषय पर रोशनी डालना। ओके, मतलब ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए या प्रशासन बोलिए, ब्यूरोक्रेसी या आमला तंत्र बोलिए, या फिर लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलिए या केंद्र सरकार बोलिए, ये सब गवर्नमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है और इन स्ट्रक्चर्स के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, इन स्ट्रक्चर्स का कामकाज क्या है, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन क्या है, ये सब स्टडी करना ही इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का काम है। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखना है। नंबर 1, इंस्टीट्यूशंस यानी गवर्नमेंट कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस की मदद से राष्ट्र को परिचालन करता है। दूसरा, इन इंस्टीट्यूशंस के बीच पावर यानी ताकत का बंटवारा कैसे हुआ है, व्हाट इज़ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल अमंग दिस 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरी बात, इनमें रिलेशन क्या है, लेजिस्लेचर के साथ जुडिशियरी का, जुडिशियरी के साथ एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव के साथ लेजिस्लेचर का रिश्ता यानी रिलेशन क्या है। और जब एक राष्ट्र की पॉलिटिकल सिस्टम की इन सब विषय के साथ दूसरे राष्ट्र की पॉलिटिकल सिस्टम की इन सारी विषय के बीच एक कंपैरिजन होता है, तभी आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कांग्रेस यानी कि वहाँ का जो लेजिस्लेचर आइन सभा, फिर एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट और उनके ऑफिस, और जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के बीच देयर इज़ अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जुडिशियरी कभी भी एग्जीक्यूटिव के कामों में इंटरफेयर नहीं करता है, एग्जीक्यूटिव कभी भी लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर नहीं करता है। तो इन सब में एक सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिस्टम को देखें तो ब्रिटेन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और विचार व्यवस्था के बीच ऐसा कोई पावर सेपरेशन नहीं है। तो मतलब हम जब इंस्टीट्यूशंस के रिलेशन और पावर्स को, एक देश की इंस्टीट्यूशन के पावर्स और रिलेशन को दूसरे देश की इंस्टीट्यूशंस और उनके बीच पावर रिलेशनशिप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसी अप्रोच को कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इसका पैदाइश हुआ है पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ओके, यानी कि यूरोप और अमेरिका में इनका ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है इसका पैदाइश हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस meant that democracy was seen not only Western in its origins, but its application elsewhere was imagined and prescribed only in that form. तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का पैदाइश हुआ यूरोप और अमेरिका में, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। लेकिन हमने ये कहा कि जो देश नए नए इंडिपेंडेंट होकर आत्मप्रकाश कर रहे थे, यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तमाम देश है जिनको पहले किसी न किसी यूरोपियन या अमेरिकन पावर ने कॉलोनाइज करके रखा था। तो जब ये सब इंडिपेंडेंट बनकर आ रहे थे, तब इन सब देशों ने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को अपनाया। तो बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पूरी तरह से एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था। तो जब
थर्ड वर्ल्ड देशों ने यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को अपने सिस्टम में प्रयोग करना चाहा तो उनको वेस्टर्न देशों का नकल करके, वेस्टर्न देशों का अनुसरण करके ही इस अप्रोच को अपने देश में प्रयोग करना पड़ा। तो इसके वजह से क्या हुआ? दिस लेड टू अ लार्जली वेस्ट सेंट्रिक स्टडी, दैट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑन द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो जहाँ पे ये अप्रोच पैदा हुआ, वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, उन देशों में इस अप्रोच को जैसे प्रयोग किया गया था उसी को अनुकरण करके, उसी को फॉलो करके थर्ड वर्ल्ड देशों ने इसको प्रयोग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये अप्रोच अपना वेस्ट सेंट्रिक जो ओरिएंटेशन या अमेरिका सेंट्रिक इसका जो चरित्र था इसको बनाकर रखा। मतलब थर्ड वर्ल्ड देशों में प्रयोग होने के बावजूद भी इस अप्रोच का जो वेस्टर्न ओरिएंटेशन था, अमेरिकन और यूरोपियन आउटलुक था, इसका कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए हम और एक पॉलिटिकल थिंकर का नाम यहाँ पे लेंगे जिसका नाम है जॉन ब्लॉन्डेल। यहाँ पे ब्लॉन्डेल लिखा हुआ है, उनका पूरा नाम है जॉन ब्लॉन्डेल, JEAN। इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस कीजिएगा तो जीन ब्लॉन्डेल, लेकिन ये एक फ्रेंच थिंकर थे इसलिए जीन नहीं, इसको प्रोनाउंस किया जाता है जॉन, JEAN, जॉन। तो जॉन ब्लॉन्डेल ने क्या सोचा था? The decline in the influence of the approach in the 1950s was in part due to its inability to accommodate in its scope of inquiry non-Western governments, particularly the predominantly communist countries of Eastern Europe and the newly independent countries of Asia and Latin America. तो जॉन ब्लॉन्डेल ने देखा था और सभी पॉलिटिकल थिंकर्स ने ये देखा कि 1950s की सदियों में, मतलब जब एशिया अफ्रीका की देश नए नए इंडिपेंडेंट होकर आ रहे थे, उस वक्त इस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की जो मान्यता, उसकी जो महत्व वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसके पीछे वजह क्या था वही ब्लॉन्डेल बता रहा है कि इसकी इतनी ज़्यादा वेस्टर्न आउटलुक और वेस्टर्न ओरिएंटेशन की वजह से एशिया और अफ्रीका की देशों की पॉलिटिकल सिस्टम को ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड या एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, और साथ में जो देश कम्युनिस्ट बन गए थे जैसे ईस्ट यूरोप के तमाम देश, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, तो जो भी देश सोवियत कम्युनिज़्म का अनुसरण करके कम्युनिस्ट सिस्टम कायम किया था, उनका सिस्टम भी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच सही तरीके से समझ नहीं पा रहा था, और जो थर्ड वर्ल्ड देश थे यानी कि एशिया और लैटिन अमेरिका, वहाँ के सिस्टम को भी इंस्टीट्यूशनलिज्म अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा था, उसका एक्सेसिव अमेरिकन और यूरोपियन आउटलुक की वजह से। Thus an approach which prided itself on associating theory with practice found itself unable to modify its framework of inquiry to study facts which did not conform to liberal constitutional democracies। तो देखिए इंस्टीट्यूशनलिज्म को हमेशा अपने ऊपर एक नाज था कि ये सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस भी है, ये थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के प्रति झुका हुआ था क्योंकि वही उसका पैदाइश का जगह था कि उसने जो नए नए इंडिपेंडेंट देश आए जिन्होंने डेमोक्रेसी को भी अपनाया और लिबरलिज्म को भी अपनाया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इंडिया को ही देख लीजिए,
इंडिया कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं, लेकिन फिर भी इसने वेस्टर्न आइडियल्स, डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म को अपनाया। लेकिन इंस्टीट्यूशनलिज्म ऐसे नए नए लिबरल डेमोक्रेटिक देशों के सिस्टम को समझ नहीं पाया। तो जो भी नए देश यूरोप अमेरिका ना होकर भी यूरोप अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म को अपना रहे थे, उन सब देशों के लिए इंस्टीट्यूशनलिज्म ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हो पाया। द डिक्लाइन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, डिक्लाइन का मतलब गिर जाना, मिट जाना, महत्व कम हो जाना। तो 1950s में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का महत्व कम होने की वजह ये है कि ड्यू इन पार्ट टू कंसर्न्स बाय सिस्टम थियरिस्ट्स to building theories based on inductive generalizations rather than conclusion derived from facts। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म की स्वभाव में एक चीज़ था, वो क्या? कुछ फैक्ट्स अगर सामने रख दिए गए तो उन फैक्ट्स के आधार पर एक जनरल कंक्लूशन ड्रॉ कर देना। कैसे? मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, हम कह रहे हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय, रोहन इज़ अ गुड बॉय, रकीब इज़ अ गुड बॉय, रंजन इज़ अ गुड बॉय। देयरफॉर ऑल बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट्स विथ आर आर गुड बॉयज़। तो मतलब कुछ फैक्ट्स मेरे सामने है कि रंजन एक अच्छा लड़का है, रकीब एक अच्छा लड़का है, ऐसे आर से जिस जिस लड़के का नाम शुरू हो रहा है वो सब बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने इन सब फैक्ट्स के आधार पर एक कंक्लूशन ड्रॉ कर दिया कि आर नाम से जिसका भी आर अल्फ़ाबेट से नाम शुरू हो रहा है वो सब बहुत अच्छे। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म ने भी इस अप्रोच को अपनाया था, लेकिन ये सही नहीं था। आप अगर कुछ फैक्ट्स को देखकर एक जनरल कंक्लूशन ड्रॉ कीजिएगा तो वह सही ना भी हो सकता है। तो इसलिए थिंकर्स लोग, थ्योरिटिशियंस लोगों ने क्या कोशिश किया कि ऐसा थ्योरी बनाएंगे, ऐसा थ्योरी बिल्ड करेंगे जो कि इंडक्टिव जनरलाइजेशन के आधार पर बनेगा। तो इंडक्टिव जनरलाइजेशन क्या है? जहाँ पे आप जनरलाइज करेंगे भी तो वहाँ साइंटिफिक और बहुत ही रैशनल यानी रीज़नेबल थिंकिंग के आधार पर जनरलाइज होगा। सिर्फ फैक्ट्स को देखकर ही कोई जनरल कंक्लूशन ड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि साइंस और रीज़न के साथ एनालाइज करके, विचार करके तभी एक कंक्लूशन जो कि साइंटिफिकली करेक्ट होगा, लॉजिकली करेक्ट होगा, रीज़न जिसके पीछे ठीक ठाक होगा, ऐसा कंक्लूशन ड्रॉ करेगा। तो साइंटिस्ट लोग, थ्योरिटिशियंस लोग ऐसे अप्रोच की खोज में निकल पड़े और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने अपना महत्व खो दिया। Since the late 1960s and 70s, the institutional approach resurfaced in a form which is called new institutionalism and can be seen as having these characteristics। तो जब इंस्टीट्यूशनलिज्म की इतनी सारी कमियां सबके नज़र में आ गई तो इंस्टीट्यूशनलिज्म को जाना पड़ा। 1950s के सदियों से इसका अस्तित्व जैसे टूट गई, लेकिन 1970s में इंस्टीट्यूशनलिज्म फिर से वापस आया एक नए फॉर्म में, एक नए आकार में, जिसका नाम बन गया न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म।